Hello students, today we going to talk about the chapter number 1 only और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा हो कि जो हमने 11 क्वेश्चंस किए थे एग्जाम किट के, दैट वाज वेरी इजी। उसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं थी और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे कहे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल हैं। आई विल ट्राई टू कवर इन दिस सेम वीडियो ओनली कि ये पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएं। Which two of the following statements are correct? इसमें से कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहला वो लिखते हैं मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। आपको याद होगा ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा था कि मार्केट शेयर मतलब ये होता है कि हम लोग कितने ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास होल्ड करते हैं, हमारी कंपनी के कितने ज़्यादा शेयर, कितने ज़्यादा मार्केट में हिस्सेदारी है, कितने ज़्यादा कस्टमर्स हमारे ही प्रोडक्ट को लेते हैं, ये कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये एक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसलिए ये आंसर करेक्ट नहीं है। सेकंड बात होती है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव फॉर अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। अब ये बात मैंने पहले भी कही हुई है कि किसी भी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उनके प्राइस को इंक्रीज करना, उनके जो मार्केट प्राइस होती है शेयर्स को उसको बढ़ाना एक कंपनी के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। और इसलिए साहब इसको हम लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में देखा होगा तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बात की जाती है मार्केट प्राइस के, शेयर्स के मार्केट प्राइस को बढ़ाने की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ बात होती है कि हम कितना ज़्यादा हो सके डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। तो दो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स कहे जाते हैं और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, वेयर एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव एक कंपनी का होता है। आइए देखते हैं आगे से। पहला मतलब इसका तो ये हुआ कि सेकेंड पॉइंट यहाँ पे सही है। तीसरी बात आती है यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव शुड बी क्वांटिटेटिव सो दैट देयर अचीवमेंट्स कैन बी मेजर्ड। यस, जो भी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो क्वांटिटेटिव होने चाहिए। क्वांटिटेटिव मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकें। तो ऑब्वियस ही बात है अगर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकेंगे, जैसे कि स्वाद कैसा है, स्वाद अच्छा है। अब अच्छा है का कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो भी हम बनाएं दैट शुड बी इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो दो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों ही करेक्ट हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ईज आर यूज्ड एज अ परफॉर्मेंस मेजर टू असेस वैल्यू ऑफ मनी। यस, ठीक है। ई का ई आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। तीन बातें हमने को पढ़ी हुई थी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ तीन ये चीज़ मेजर्स की है, इन तीनों चीज़ों की हेल्प से मेजर करते हैं कंपनी के इफेक्टिवनेस को। लिखिए बात, 3 इज यूज एज अ परफॉर्मेंस मेजर टू असेस वैल्यू फॉर मनी इन नॉट एनपीओ की बात कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 ई स्टैंड फॉर इकोनॉमी, सही बात। एफिशिएंसी सही। इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर है सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, सेकंड और थर्ड आपके यहाँ पे सही पॉइंट्स हो जाएंगे साहब। फिर आती है बात, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एफिशिएंसी टारगेट्स दैट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माइट पुट इन प्लेस। इसमें से कौन कौन से दो एक एफिशिएंसी वाले टारगेट हैं जो एक एनपीओ जो भी लोग रन करते हैं वो लोग इसको सेट करते हैं। सबसे पहले उनका टारगेट क्या होता है, उनका टारगेट ये होता है कि हम लोग अपने जो जितने भी वेस्टेज हैं उसको क्या कर सकें, उसको रिड्यूस करें। ए पॉइंट आता है रिडक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ पेपर, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड आती है बात, अब ध्यान देना यहाँ पे इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ इफेक्टिवनेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अगर आप मेरी जो मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ी हुई है, पूरी रीड की है, वहाँ पे आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा। मैंने समझाया है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी
में क्या डिफरेंस होता है, यू कैन लर्न ओवर देयर। तो एफिशिएंसी मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं बात इकोनॉमी मतलब जब हम पे रेट ऑफ फॉर स्टाफ ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, यस ठीक है यहाँ की हम लोग अपने कॉस्ट को कट करने की बात करें, बट दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वो होती है कि जब हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। रिडक्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ पावर, ये एक एफिशिएंसी की बात कहता है कि हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। स्टाफ यूटिलाइजेशन, जितने भी हमारे स्टाफ हैं हम उनको इस तरीके से हमने उनको काम अलॉट किया हुआ है कि कोई भी हमारा स्टाफ आइडल नहीं बैठता है, तो दैट इज ऑल्सो एन डिवोटिंग द थिंग व्हाट वी कैन से डिनोटिंग द थिंग ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों पॉइंट क्या है यहाँ पे सही है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स, ये भी बात कंपनी के अंदर होती है, बट ये एफिशिएंसी की बात को दिखाता नहीं है, इसलिए ए पॉइंट एंड सी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। फिर आती है बात मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम शुड हेल्प इंश्योर मैनेजर्स टेक डिसीजंस दैट आर कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स। हम लोग अपने मैनेजर्स को जो रिवॉर्ड देंगे वो इस हिसाब से देंगे कि अगर शेयर होल्डर्स जैसा चाहते हैं वैसा काम मैनेजर्स लोग करते हैं, तो हमें उन्हीं के बेसिस पे उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। Which three of the following are the characteristics of a carefully designed remuneration package? एक अच्छा remuneration package हम किसे कह सकते हैं जिसके अंदर क्या क्या चीजें हों। लिंकिंग ऑफ रिवॉर्ड टू चेंजेस इन शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब अगर जैसे जैसे शेयर्स के मार्केट प्राइस बढ़ेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कंपनी के बढ़ेंगे, उस हिसाब से हम अपने मैनेजर्स को ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे उन्हीं उस प्रपोर्शन में। दैट इज अ करेक्ट पॉइंट। ठीक। सेकंड, मैचिंग ऑफ मैनेजर्स टाइम हॉरिजॉन टू शेयर होल्डर्स टाइम हॉरिजॉन, मतलब हम शेयर होल्डर्स का टाइम हॉरिजॉन लंबा होता है, वो लॉन्ग टर्म्स नॉर्मली होते हैं, वो 1-2 महीने के लिए नहीं होते हैं, 6-6 महीना, साल भर, 3 साल, 5 साल। उन्हीं की हमको जो मैनेजर्स टाइम हॉरिजॉन है, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग उनको जो रिवॉर्ड दें वो जितना लंबे समय तक हमारे पास रहेंगे उनको उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स देने की बात करेंगे। बिकॉज इफ़ अ मैनेजर स्टेज लॉन्ग विद द कंपनी, तो उसको साहब हमारी कंपनी के हर एक प्रोस एंड कॉन्स के बारे में पता चलेगा। तो हमको उनको जितने लंबे समय तक लोग रखते रहेंगे उनके हिसाब से हमें इनको ज़्यादा रिवॉर्ड हम देंगे। ऐसा भी हमें मैकेनिज्म रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात, तभी वो अपनी कंपनी को बेटर समझ पाएंगे। तीसरी बात, पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन बाय मैनेजर्स, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, रिवॉर्ड की बात हो ही नहीं रही। encouragement for managers to adopt the same attitude to risk as shareholders, yes, अगर साहब यहाँ पे हम उनको इस तरीके से रिवॉर्ड देंगे कि वो लोग जो अपना एटीट्यूड रखें, जिस तरीके से शेयर होल्डर्स कंपनी के बारे में सोचते हैं, उसी तरीके से मैनेजर्स को भी अपना एटीट्यूड इस हिसाब से रखना होगा कि वो सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट सोचें, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट ध्यान में न रखने लगे कि नहीं मैंने भी शेयर ले लेने हैं, उसको इस प्राइस को इस टाइम पे बढ़ा देंगे ताकि मैं उस टाइम पे इसको सेल करके निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ यहाँ पे हमें इनकरेज नहीं करना है। तो जैसा इनको शेयर होल्डर्स का एटीट्यूड होता है कि कंपनी खूब ज़्यादा ग्रो करे, वही हमें एटीट्यूड मैनेजर्स के अंदर भी रखना होगा। तो डी पॉइंट भी सही है। तो यहाँ पे अगर तीनों पॉइंट की बात करें तो रिवॉर्ड स्कीम कैसा होना चाहिए, रिवॉर्ड स्कीम ऐसा होना चाहिए साहब जिसके अंदर शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो टाइम हॉरिजन होना चाहिए वो शेयर होल्डर्स के हिसाब से होना चाहिए, और जो एटीट्यूड होना चाहिए वो भी अगर मैनेजर के अंदर आ रहा है, सेम है, तो हमें उसको रिवॉर्ड देना होगा साहब। मोटिवेशनल टू प्राइमरली अचीव शॉर्ट टर्म गोल्स पे हम कोई वो नहीं, हमें लॉन्ग टर्म की, बिकॉज शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या होता है मैनेजर्स प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं, ऐसा हमें नहीं रखना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या क्या निकला, करेक्ट आंसर यहाँ पे निकला ए, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट बॉक्सेस विच आर द फॉलोइंग आर टिपिकल क्रिटिसिज्म ऑफ एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम ईएसओपी। इसको इंडिया में अगर जैसे वहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम कहा हुआ है, एग्जीक्यूटिव का सेंस यहाँ पे ये हुआ टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट की टीम होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर इंडिया में आपने कभी नाम सुना होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
प्लान या स्कीम, हम लोग इसको प्लान ESOP ही बोलते हैं, लेकिन हम इसको स्कीम भी कितनी बार कह देते हैं और प्लान भी कह सकते हैं। तो इसी को यहाँ पे यूके में क्या कह रहे हैं, एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम कह रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये नॉर्मली कंपनी क्या कहती है, जब कोई नया बंदा, कोई नई मैनेजमेंट टीम आती है, उनको कहती है कि अगर आप हमारी कंपनी में 3 साल तक रहेंगे तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको शेयर्स दे देंगे। मतलब क्या होगा, जैसे ही वो कंपनी में एंटर हुआ, अपॉइंट हो गया, उसके बाद कह देंगे कि आपको हमने 20,000 शेयर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये तभी आप एक्सरसाइज कर सकते, इसको आप तभी ले सकते हैं, वो दे देंगे अभी ही, लेकिन वो इसको एक्सरसाइज तब कर सकते हैं 3 साल बाद, 3 years लेटर आप इसको अपने नाम पे ट्रांसफर मतलब इन द सेंस उनको अलॉट कर देंगे, लेकिन वो यूज या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कब होंगे, 3 साल बाद होंगे। तो उसको 3 साल अगर वो रुकेंगे तभी उनको वो शेयर्स मिलेंगे, अदरवाइज वो शेयर्स उनको नहीं मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम या प्लान। तो आइए समझते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें की गई हैं। क्रिटिसिज्म की बात यहाँ पे की गई है कि इस जो मैंने स्कीम बताया कि 3 साल रोकने वाली, ये इसलिए किया जाता ताकि जो लोग मैनेजमेंट के लोग आ रहे हैं ना, वो कम से कम इसी बहाने कंपनी में 3-3 साल 4-4 साल तक रुके रहें, लालच में कि यार चलो 3 साल रुक लेंगे तो हमको शेयर्स मिल जाएंगे। अब इससे क्या बुराइयां क्या क्या हैं, व्हेन डायरेक्टर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन दे टेंड टू सेल द शेयर ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू कैश ऑन देयर प्रॉफिट। इस स्कीम की बुराई ये है कि जैसे ही उनको शेयर मिलता है वो लोग तुरंत अपने शेयर्स को बेच देते हैं। अब सोचो किसी एम्प्लॉय को आपने 20,000 शेयर दिए हुए हैं और वो एम्प्लॉय 20,000 शेयर तुरंत बेच दे, जैसे ही जिस दिन उसको मिले, उससे क्या होगा, उससे मार्केट प्राइस उस दिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक थोड़ा सा बुराई है कि वो लोग सिर्फ कैश देखते हैं, वो लोग शेयर होल्ड करना नहीं चाहते हैं, जैसे ही आप उनको शेयर दोगे वो तुरंत इसको बेच देंगे। तो इज अ क्रिटिसिज्म, यस ये एक क्रिटिसिज्म है साहब, तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। If the share price falls when options have been awarded and the options have no value, they cannot act as an incentive। अब सोचो, अब मान लो आपने 20,000 रुपए के 20,000 शेयर्स दिए हुए थे, जब आपने दिया उसकी प्राइस 95 रुपीज चल रही थी, और अब धीरे धीरे 3 साल के अंदर कंपनी के शेयर्स की प्राइस कम होते होते 15 रुपये आ चुकी है। तो अब सोचो, एक तरीके से आपने उसको जो लालच दिया था, वो क्या लालच उसके अंदर रह जाएगा, अब उसके अंदर लालच नहीं रह जाएगा। तो ये जो आपने एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम के तहत उसको लालच देने की कोशिश की है, वो लालच इंसेंटिव का काम उसके लिए अब नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इफ द शेयर प्राइस फॉल्स व्हेन द ऑप्शंस हैव बीन अवॉर्डेड, तो जो भी ऑप्शन आपने उसको दिए थे कि उसके शेयर प्राइस कम होने लगेंगे, तो ये एक तरीके से उसके लिए हम लोग इंसेंटिव का काम नहीं करेंगे। तो ये भी क्या है, क्रिटिसिज्म है इस स्कीम की। इस स्कीम में ऐसा भी तो हो ही सकता है ना कि प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाए और तब क्या हो जाएगा, तब आपके लिए वो बोलेगा भैया मैं छोड़ के जा रहा हूँ कंपनी। डायरेक्टर्स में डिस्टॉर्ट रिपोर्टेड प्रॉफिट टू प्रोटेक्ट द शेयर प्राइस एंड वैल्यू ऑफ देयर शेयर ऑप्शन। अब सोचो, अगर आपने मैनेजमेंट को कुछ शेयर्स दे दिए, तो मैनेजमेंट तो हमेशा ये कोशिश करेगा ना कि जैसे उसको बेचना है कुछ दिनों, उसको पता है कि मेरे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और जैसे उसको सेल करने वाला होगा उससे पहले से ही वो 1-2 महीने से 10 दिन से वो मार्केट में जो शेयर प्राइस है उसे क्या करने का, वो हाइक करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैकेनिज्म की हेल्प से। और जैसे ही वो बेच लेगा उसके बाद वो रियल जो पोजीशन है कंपनी की वो शो करना स्टार्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या करना स्टार्ट कर देगा मैनेजर, एक मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज ऑल्सो अ रिस्क विच इज अ बैड थिंग। इस स्कीम की ये एक बुराई है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस स्कीम। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो यहाँ तीनों ही यहाँ पे क्या थे, तीनों ही यहाँ पे क्रिटिसिज्म थे साहब ESOP स्कीम के। The directors of a Portico company has recently engaged a firm of consultants to negotiate standard terms of trade for one of its strategic business unit। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि अपने एक बिजनेस यूनिट के लिए जो पोर्टिको कंपनी, ये ध्यान देना ये कंपनी का नाम है। तो इन्होंने क्या किया, पोर्टिको कंपनी ने एक कंसल्टेंट को हायर कर लिया है और बोला है कि आप हमारे जो दूसरी एक बिजनेस यूनिट हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इसके लिए हमें सप्लायर्स चाहिए, हमें इसके लिए जो भी सप्लायर्स से माल हमको लेना है उसके लिए आप चेक करो या उनको सेट करो। फिर लिखिए, बट डायरेक्टर्स ऑफ पोर्टिको कंपनी हैज रिसेंटली इंगेज्ड अ फर्म ऑफ कंसल्टेंट्स टू नेगोशिएट स्टैंडर्ड ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये जो कंसल्टेंट है, ध्यान देना ये एक पोर्टिको कंपनी हो गई,
एक कंपनी है, इन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया है। किस लिए हायर किया है भैया? कि इनकी जो नई ब्रांच खुल रही है, एक नई यूनिट खुल रही है, इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी जब एक नया इसके लिए सप्लायर आएंगे। तो लिखा है दिस इंक्लूड्स द एग्रीमेंट बाय पोर्टिको कंपनी टू पे अ 5% पेनल्टी ऑन एनी लेट इनवॉइस सेटलमेंट। उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम कहीं भी कोई लेट सेटलमेंट करते हैं तो हम पेनल्टी देंगे उन सप्लायर को। इन्होंने ये बात कही है कि आप ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन में डाल देना। तो कंपनी देख रहे हो कितनी अच्छी है कि वो कह रही है अगर हम पेमेंट नहीं करेंगे सप्लायर के टाइम पे तो हम उनको 5% का पेनल्टी देंगे। तो कितनी अच्छी बात है। ऐसा एक स्कीम या ऐसी एक मैकेनिज्म हर कंपनी को मेंटेन करनी चाहिए। क्या लिखी बातें? दिस पॉलिसी इज एन illustration ऑफ द कंपनीज कंसर्न फॉर विच मेजर स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे किसका ख्याल रखा जा रहा है? यहाँ पे सप्लायर्स का ख्याल रखा जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन हुआ? स्टेक होल्डर मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी आदमी जो कंपनी के कामों से अफेक्ट हो रहा है उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। तो यहाँ पे कौन अफेक्ट हो रहा था, किसका ख्याल रखा जा रहा था? यहाँ पे सप्लायर्स का ख्याल रखा जा रहा था साहब। फिर लिखी हैं बातें, अंडर द टर्म्स ऑफ यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड व्हाट आर द ओनली टाइप ऑफ डायरेक्टर्स परमिटेड टू सिट इन द कमिटी कंपनीज ऑडिट कमिटी। कंपनी की जो ऑडिट कमेटी होती है, पहले आप ये समझ लीजिए कि ऑडिट कमेटी करती क्या है। ऑडिट कमेटी ये चेक करती है कि जो भी काम कंपनी के अंदर हुए हैं वो सही हुए हैं कि नहीं। जो ऑडिटर्स अपॉइंट, ध्यान देना, जो ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। मतलब ऑडिटर जो काम कर रहा है उसको भी ऑडिट करती है ये। और किसको ऑडिटर अपॉइंट करना है, ये सभी काम कौन कौन लोग, एक टीम होती है नॉर्मली, इसमें टीम होती है कुछ डायरेक्टर्स की जो लोग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो नॉर्मली ये लोग कैसे होने चाहिए? ये लोग एक इंडिपेंडेंट आदमी होने चाहिए। अगर इन लोगों का इंटरेस्ट कंपनी के पैसों में होगा तो भैया इनको तो ये लोग सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं कंपनी के लिए। तो एक जो ऑडिट कमेटी में जो लोग रहेंगे, किस टाइप के डायरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए। मैंने कहा ना ऑडिट कमेटी में लोग होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। कैसे डायरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए? उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर दो डायरेक्टर्स विच डू नॉट टेक पार्ट who do not take part in daily activities of the company। ठीक है, तो पहला चीज तो ये। सेकंड, ये लोग कैसे रहते हैं? इंडिपेंडेंट, मतलब इन्होंने कंपनी में कुछ भी पैसा नहीं लगाया होता है। इनको इनको सिर्फ क्या मिलती है, इन लोग जब मीटिंग में आते हैं तो इनको सिटिंग फीस मिल जाती है। अराउंड 1 लाख तक मैक्सिमम फीस दी जा सकती है। तो सिटिंग फीस मिलती है और इन्होंने कुछ भी पैसा कंपनी में नहीं लगाया होता है। ऐसे आदमी को इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ए ही है। इसके इन्होंने नीचे लिखा हुआ है सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव से काम नहीं चलेगा, वो इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, तभी वो सही ऑडिटर को अपॉइंट अपनी कंपनी में कर पाएगा। ध्यान देना, आप लोग ACCA हैं, आप लोग ही कंपनी के ऑडिटर बनेंगे, तो आप ही को ऑडिट कमेटी वाले अपॉइंट करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं, ये वो लोग डायरेक्टर्स होते हैं जिनका अच्छा खासा इंटरेस्ट कंपनी के अंदर होता है। डायरेक्टर्स विथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट ये भी नहीं, क्योंकि ये लोग जो डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन कंपनी के लिए नहीं लेंगे साहब। फिर आती है बात पॉइंट नंबर 18 की, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साहब? प्रोड्यूसिंग एनुअल अकाउंट, बिल्कुल नहीं साहब, ये तो अकाउंटेंट का काम है, ये है ना, जो ऑडिटर होते हैं, CA होते हैं उनका, CA होते हैं उनका काम होता है। प्रोड्यूसिंग मंथली मैनेजमेंट अकाउंट्स, नहीं, ये मैनेजमेंट का काम है, ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैंडल करते हैं उनका काम है। एडवाइसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट, यस, आपने स्टार्टिंग में ही ये बात देखी होगी कि FM का, फाइनेंशियल मैनेजर्स का क्या काम होता है? इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ कहाँ से पैसे लाएं और कितना पैसा डिविडेंड के रूप में बांटें, दिस इज द रियल वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो इनका काम यही होता है कि ये एडवाइस देते हैं इन्वेस्टमेंट में हम लोग कहाँ कहाँ किन किन नॉन करंट एसेट्स में पैसे को लगाएं। डिसाइडिंग पे रेट्स फॉर स्टाफ, हम स्टाफ को कितना
सैलरी दें, ये सब काम इनका नहीं होता है साहब। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट boxes below whether the following statements are true or false. Number 1, value for money is usually taken to mean economy, efficiency and engagement. फिर ये भी गलत बात हो गई, economy, efficiency and effectiveness, तो ये बात गलत हो गई साहब, फॉल्स हो गया। कम डिविडेंड, आपको याद होगा हमने साहब ये बात, कम डिविडेंड क्या होता है, एक्स डिविडेंड क्या होता है, ये बात हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर जो आपने एफए में पढ़ा होगा वहाँ पे हमने इस बात को कवर किया है। कम डिविडेंड मतलब वो प्राइस होता है जब हम कोई चीज़ पर कोई शेयर्स को परचेज कर रहे होते हैं और हमको पता होता है कि जैसे ही हम ये शेयर परचेज करेंगे हमको कुछ ही दिनों बाद तुरंत क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, और उसके अंदर हमें कुछ डिविडेंड का हिस्सा भी मिलेगा। मतलब हम ऐसा कुछ प्राइस पे कर रहे हैं जिसके अंदर डिविडेंड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसको डिटेल में मैंने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आई थिंक चैप्टर नंबर 17 है ये। तो कम डिविडेंड मींस बायर्स ऑफ द शेयर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिविडेंड शॉर्टली टू बी पेड, है ना, जो डिविडेंड उसने जो अमाउंट पे किया है उसके उसके अंदर डिविडेंड का पैसा भी उसने पे किया था, और डिविडेंड का पैसा इनको तुरंत कुछ ही दिनों बाद मिल भी जाएगा। तो कम डिविडेंड मतलब वो प्राइस जब प्राइस इन विच वी आर ऑलरेडी पेइंग द डिविडेंड टू द सेलर। तो ये बात बिल्कुल सही है, दैट इज पॉइंट, दिस इज ट्रू। The dividend payout ratio compares the dividend per share with the market price per share. ये बिल्कुल भी नहीं। डिविडेंड पे आउट में क्या होता है कि हम लोग टोटल पैसा जो हमारी अर्निंग है, ध्यान देना, टोटल जो हमारी अर्निंग है, अर्निंग में से हम कितना पैसा डिविडेंड के रूप में बांट रहे हैं, अर्निंग में से कितना रुपए हम डिविडेंड के रूप में बांट रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशो। ये बिल्कुल भी नहीं होता डिविडेंड पे आउट रेशो कंपेयर डिविडेंड पर शेयर विथ मार्केट प्राइस डिविडेंड पर शेयर, ऐसा कोई कंपैरिजन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब होता है तो अर्निंग में से हम कितना पैसा बाहर बांट दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड पे आउट रेशो। इसलिए ये पॉइंट क्या है, फॉल्स है। द एजेंसी प्रॉब्लम मीन्स दैट शेयर होल्डर्स वेल्थ इज नॉट बीन मैक्सिमाइज। मैंने पहले भी कहा था कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो शेयर होल्डर्स के एजेंट होते हैं। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल होते हैं। तो अगर जैसा शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर तो यही चाहेगा ना कि कंपनी के मार्केट के प्राइस बढ़ें, क्योंकि और कंपनी का मालिक भी कौन होता है, कंपनी के मालिक भी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि जो एजेंट हैं, एजेंट मतलब जो डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के लिए काम करें ना खुद के लिए काम करें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बिल्कुल सही बात लिखी। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, जहां भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होगा, ध्यान देना, जहां भी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होगा उसी को हम एजेंसी कहते हैं। ये चीज़ आप लोग जरूर याद रखना। तो कंपनी के अंदर एजेंसी रिलेशनशिप होता है, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का जो बीच में रिलेशन होता है वो कैसा रिलेशन है, वो एक एजेंसी रिलेशनशिप, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के ओनर हैं और इनको कहा जाता है प्रिंसिपल। जो एजेंट है मतलब और जो डायरेक्टर्स हैं साहब, वो कंपनी के क्या हैं, वो कंपनी के एजेंट हैं और इनको शेयर होल्डर्स के मुताबिक काम करना होगा। तो यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम में यही इशू होता है कि डायरेक्टर्स लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं, ये एक एजेंसी प्रॉब्लम में इशू आती है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब मार्केट प्राइस को बढ़ाने की बात वो लोग करना बंद कर देते हैं, यही बात लिखी है। एजेंसी प्रॉब्लम मीन्स दैट शेयर होल्डर्स, प्रॉब्लम क्या आ गई कि शेयर होल्डर्स वेल्थ इज नॉट बीइंग मैक्सिमाइज, मतलब मार्केट प्राइस कंपनी के अब नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, वो लोग ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस बढ़े मतलब प्रॉफिट बढ़े। दिस इज अ एजेंसी प्रॉब्लम, ये बात बिल्कुल सही लिखी है, ये ट्रू। फिर लिखिए बात, इंक्रीजिंग विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में किस किस चीज़ की बात की जाती है। देखिए यहाँ पे वही बात मैंने बार बार कहा कि शेयर प्राइस की अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात की जाए तो शेयर प्राइस और डिविडेंड पे आउट की, डिविडेंड पेमेंट की बात की जाती है। प्रॉफिट से यहाँ बात, अर्निंग पर शेयर की बात, वेटेड एवरेज, ये भी ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने इसका शॉर्टकट तरीका वहाँ बताया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। इंक्रीजिंग विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो वहाँ पे दो
ऑब्जेक्टिव होते हैं शेयर प्राइस को बढ़ाना और डिविडेंड पेमेंट को बढ़ाना, यही दो ऑब्जेक्टिव कंपनी का होता है। फिर आती है बात विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस मेजर्स वुड बेस्ट फिट विथ एफिशिएंसी इन वैल्यू फॉर मनी रिव्यू की बात यहाँ पे की गई है। फिर लिखी है बात एआरपी, ध्यान देना एआरपी यहाँ पे एक चैरिटी का नाम है। एआरपी इज अ चैरिटी प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल विजिटिंग हॉस्पिटल्स। ये एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे सब क्या फिट करेगा, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ एफिशिएंसी की हो रही है। एफिशिएंसी मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ resources. So which of the following performance measures would best fit with efficiency in a value for money review? Percentage of members who reuse the service? नहीं, कौन हमारी सर्विस को बार बार यूज कर रहा है, ये तो हमारी इफेक्टिवनेस हो सकती है। कॉस्ट ऑफ जर्नी टू हॉस्पिटल, यस, ये साहब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है कि कम से कम कॉस्ट में लोग हॉस्पिटल पहुंच पाएं। अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगेन बजट, ये तो साहब यहाँ पे बजटिंग की बात हो गई। नंबर ऑफ कम्युनिटीज सर्व्ड, ये भी हमारी एफिशिएंसी की बात नहीं हुई, ये हमारे इफेक्टिवनेस की बात हो गई। तो यहाँ पे रियल आंसर हो जाएगा साहब, ध्यान देना एफिशिएंसी मतलब बस सबसे हम लोग साहब यहाँ पे अपने कैसे हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम सर्विसेज दे सकें साहब, बेस्ट कम से कम खर्चे में हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, दैट इज एफिशिएंसी। तो कॉस्ट हम लोग वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट ऑफ जर्नी टू हॉस्पिटल हमारी कम से कम रहे, दैट शोज आर एफिशिएंसी। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो इफेक्टिवनेस की बात हो गई, ये इकोनॉमी मेजर की बात हो गई, ये इफेक्टिवनेस की बात हो गई, यहीं पे बात होती है एफिशिएंसी के साथ। ठीक, ये एफिशिएंसी है और ये सब इफेक्टिवनेस की बात होती है। ठीक है साहब, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग माई वीडियोज। आप लोग खूब पढ़ाई करें, खूब जल्दी से अधिकारी बने। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।